आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद अब 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का तनाव है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था और उसके 35 दिन बाद आज एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच फिर से टक्कर हो रही है। इस उपचुनाव को मोदी और इंडिया अलायंस का टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए थे उससे इंडिया अलायंस का भी जोश हाई है। पहले ये जान लीजिए कि कहां-कहां आज उपचुनाव हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार की 1, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश और पंजाब की 1-1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इन 13 सीटों में कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं और इसका कारण कई विधायकों का लोकसभा चुनाव लड़ना है, जिसमें जीत के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा कुछ सीटें विधायकों के निधन की वजह से भी खाली थी। 13 सीटों पर चुनाव नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। 21 जून तक नॉमिनेशन फाइल हुए थे और आज चुनाव हो रहा है। बात रिजल्ट की करें तो 13 जुलाई को सभी 13 सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। यानी इससे पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का होना है। एनडीए की कोशिश इन 13 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने की है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस का दबदबा बढ़ा तो एनडीए का तनाव बढ़ जाएगा। तो बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में आज जिन 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें से 3 के बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें चुनाव में हार मिली है। ये सीटें रायगंज, राणाघाट, दक्षिण और बागा हैं। वोटिंग के दौरान बीजेपी ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मानिकतला सीट से टीएमसी ने साधन पांडे की पत्नी सुप्ती पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि भाजपा ने एक बार फिर से कल्याण चौबे पर ही दाव लगाया है। वहीं रायगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी हैं और उन्हें भाजपा उम्मीदवार मानस कुमार घोष टक्कर दे रहे हैं। वहीं सीपीएम के वरिष्ठ नेता मोहित सेन गुप्ता वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बागदा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर टीएमसी से मधुपर्णा और बीजेपी से विनय कुमार विश्वास मैदान में उतारे गए हैं। राणाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी को टीएमसी ने मैदान में उतारा और उनका मुकाबला भाजपा के मनोज कुमार विश्वास से होगा। ऐसे में इन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जहां पर टीएमसी ने अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी टक्कर के उम्मीदवार दिए हैं, ताकि पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर जो आज चुनाव हो रहा है उसमें जाहिर तौर पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि 13 जुलाई को जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि बीजेपी या फिर टीएमसी दोनों में से कौन पश्चिम बंगाल में बाजी मारता है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में हिंसा की खबर भी सामने आ रही है और यह हर बार देखा गया है कि किस तरीके से चुनाव के दौरान हिंसा होती है। बागदा में बीजेपी उम्मीदवार विनय कुमार विश्वास पर अटैक हुआ। बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव तो हो रहा है, लेकिन ये हर बार देखा गया, ये हर बार की तस्वीर रहती है कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर चुनाव के दौरान हिंसा होती है। और इस बार हमला बीजेपी के उम्मीदवार पर ही हुआ है। उसकी गाड़ी पर हमला हुआ। देखिए किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है कि बाकायदा बड़े बड़े ईंट उठाकर बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर मारे गए। और इसके अलावा वहां पर अलग अलग गाड़ियों पर भी अटैक किया गया, जिसमें कई गाड़ियां मीडिया की है। और इसके अलावा वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं दिनाजपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। उधर राणाघाट में बीजेपी कैंडिडेट मनोज के ऊपर भी किस तरीके से हमला हुआ उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में राणाघाट में जो दिनाजपुर में जो झड़प हुई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। किसी भी जगह पर चुनाव शांति से हो पश्चिम बंगाल में ऐसा लगभग असंभव हो जाता है। राणाघाट की बात करें तो वहां पर बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार विश्वास और पुलिस के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मनोज कुमार विश्वास और जो पुलिस वहां पर तैनात है, पश्चिम बंगाल पुलिस, उनके बीच में किस तरीके से जोरदार बहस दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हर जगह से किसी न किसी तरह के विवाद की खबरें, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। मजूमदार का आरोप है कि हर जगह टीएमसी के गुंडे लोगों को धमका रहे हैं, क्योंकि टीएमसी को यह पता है कि अगर जनता वोट देने निकली तो 4 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। जिस तरीके से हर जगह पे, वो रायगंज ले लीजिए, बागदा ले लीजिए, या आपका मानिकतला
जहाँ पे टीएमसी खुद आगे थी, वहाँ पे 31 नंबर वार्ड में ये हर जगह में टीएमसी के गुंडे रास्ते के जो मोड़ होते हैं, जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे खड़े हैं और चौराहे पे खड़े होकर लोगों को धमकाना, वोट नहीं देने जाने के लिए बोलना, ये सारी चीज़ें चल रही है। पूरे पश्चिम बंगाल के गुंडों को ये डिफरेंट 4 असेंबलीज जो हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया है और गुंडई की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल को पता है कि जनता निकल के अगर वोट देंगे तो यह 4 में से 4 सीटें बीजेपी के झोले में आएगी। इसलिए तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा डरा के धमका के लोगों को घर से निकलने से रोका जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग निकलेंगे और वोट देंगे तो बीजेपी की जीत होगी। तो सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है टीएमसी पर गुंडई का। वहीं रायगंज की बात करें तो यहां से बीजेपी कैंडिडेट मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी कैंडिडेट को फेवर कर रही है और उनके समर्थकों को परेशान कर रही है। सुनिए उनका पूरा आरोप। यहाँ पे अंदर में जो रायगंज म्यूनिसिपैलिटी का एक्स काउंसिलर लोग है, हर जगह में अंदर घुस के सारे वोटरों को वहाँ पे सब कैप्चर कराए। ये क्यों रहेगा अंदर में? पुलिस कुछ नहीं कर रही। अरे ममता पुलिस है ये। ममता पुलिस कल रात 1:30-2 बजे तक अपना जो पोलिंग एजेंट है उनके घर में घुस के जाके धमका रहा है। ये ममता पुलिस का काम है। तो वही ओंकार सरकार मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है और चारों सीटों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर बीजेपी के नेता पर वहां पर उन पर हमला हो जाता है, कहीं पर टीएमसी और बीजेपी का कार्यकर्ता आपस में झगड़ रहे हैं, उनके बीच में विवाद चल रहा है। किस तरीके से इस वक्त वहां पर चुनाव की स्थिति है? क्या अभी स्थिति कंट्रोल में आई है या अभी भी हालात नाजुक बने हुए हैं? देखिए, अभी तो स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जो देखा गया है कि ये इस उपचुनाव में 4 जो विधानसभा में अभी पोलिंग चल रही है, वोटिंग चल रही है, चारों के चारों विधानसभा में कहीं ना कहीं से हिंसा की खबर, इसके साथ साथ विवाद की खबर, कहीं से झड़प की खबर आती रही है। जैसे कि बागदा में कुछ देर पहले देखा गया कि भाजपा के जो उम्मीदवार है उनका गाड़ी तोड़फोड़ की गई है। कई सारे गुंडों ने आके उनका गाड़ी को तोड़फोड़ किया, ऐसा ही आरोप भाजपा की ओर से लगाया जा रहा है। इसके साथ ही में देखा गया है कि रानाघाट दक्षिण, जहां पर अभी विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी झड़प की खबर आती रहा है। तो यहां पर जैसे कि देखा जा रहा है कि विधानसभा के बाद, ये लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया है कि कई जगहों पे हिंसा की खबर, पोस्ट पोल वायलेंस की खबर आती रही है। उसके बाद उपचुनाव में भी ये सिलसिला जारी रहा, तो जिसके कारण चुनाव आयोग के जरिए से 55 कंपनी से बढ़ाकर ये 70 कंपनी तक कर दी गई। फिर भी चुनाव में हिंसा, विवाद ये पश्चिम बंगाल में खत्म नहीं हुआ। कई जगहों से हिंसा की खबर, विवादों की खबर कंटिन्यूअसली आती रही है। और जैसे कि देखा गया है बागदा में जो एकदम मीडिया पर भी हमला किया गया, मीडिया के गाड़ी भी तोड़फोड़ की गई। तो ये सारा जो मसला है ये उपचुनाव में भी नहीं रुका, उपचुनाव में भी हिंसा, विवाद, झड़प की खबर आती रही है पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा जहां पर अभी चुनाव चल रहा है। बिल्कुल ओंकार, लगातार हिंसा की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा गया था कि चुनाव के बाद वहां पर हालात बेहद नाजुक हो गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर चुनकर उन पर अटैक किया जा रहा है। कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत की खबर भी सामने आ रही थी। उसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं हुए हैं। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव का मतलब हिंसा ही है? देखिए, इसी के कारण 70 कंपनियां तैनात की गई है सेंट्रल फोर्सेस की। जो पिछले शनिवार को तक जो 55 कंपनियां थी, फिर 15 कंपनियां बढ़ा दी गई और 70 कंपनियां कर दी गई। इसके साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, यानी कि जो लोकल पुलिस है, जैसे कि हम लोग इस वक्त है मानिकतला में कोलकाता पुलिस, या फिर जिस जिले में जो जहाँ वोटिंग हो रही है वहां पर लोकल पुलिस भी, प्रशासन भी तैनात है। लेकिन फिर भी हिंसा की घटना बार बार सामने आ रही है, बार बार झड़प की खबरें आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर जो वोटर्स है उनके ऊपर असर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ भाजपा ने बार बार ये आरोप लगा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने कई जगह पे वोटर को जाने से मना कर दिया है, ऐसे आरोप। लेकिन पश्चिम बंगाल की 4 जो विधानसभा अभी उपचुनाव चल रहे हैं वहां से आ रही है। तो हम लोग अभी इस वक्त है मानिकतला में अभी तक शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है। ये लाइन में यहाँ पर धीरे धीरे लाइन अभी कमती गई है, लेकिन सुबह से जो देखा गया है यहाँ पर शांतिपूर्वक
शांतिपूर्वक वोटिंग जो है वो वोटिंग अभी जारी है, अभी तक चल रही है और शाम को 6 बजे तक ये पोलिंग चलेगी। लेकिन गोनिका, जो बात हम लोग कर रहे थे कि बार बार बंगाल के नाम क्यों आते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत राज्य में आज उपचुनाव चल रहा है, लेकिन कहीं से भी ऐसा हिंसा की घटना की खबर नहीं आ रही है। लेकिन बंगाल से बार बार ये हिंसा की खबर आ रही है। बिल्कुल, ये बेहद चिंता का विषय है ओंकार की इस तरीके की हमेशा हिंसा की खबरें बंगाल से ही क्यों आती है, और चुनाव के वक्त जब जनता बाहर निकलती है वोट देने के लिए, ऐसे में हिंसा होना जाहिर तौर पर जनता कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर जाती है वोटिंग में, और यही वजह है कि वोटिंग परसेंटेज पर भी फर्क पड़ता है। ओंकार, आप बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ शोएब रजा और पूरी परिंजा भी बने हुए हैं, आप तीनों बने रहिए। लेकिन फिलहाल बात बिहार की करते हैं। बिहार में सिर्फ एक सीट पर वोटिंग हो रही है और वो सीट है पूर्णिया की रुपोली सीट। यहां महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती और एनडीए की तरफ से कलाधर मंडल मैदान में है, लेकिन पूर्व विधायक शंकर सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। रुपोली से विधायक बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव को जीत मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी आरजेडी ने बीमा भारती पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट थमा दिया। रुपोली विधानसभा इलाके में सबसे ज्यादा आबादी गंगोता समाज की है और इसी समाज से बीमा भारती और जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल आते हैं। तो बिहार की सीट पर नजर बनी हुई है। रुपोली उपचुनाव पर पप्पू यादव का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। दरअसल उनका कहना है कि जनता का मिजाज सरकार के खिलाफ है। 20 सालों से जदयू को वोट लोगों ने दिया है, 20 सालों से लगातार वोट दिया है, तो आप इसको समझिए। तो 20 साल से लगातार वोट देने के बाद भी आप रुपोली का डेवलपमेंट, अत्यंत पिछड़े इलाके का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो आप हमको जरा बताइए कौन सा डेवलपमेंट करिए। तो लोगों में ये आक्रोश है कि हम 20 साल से सरकार को दिए हैं, अब हम नया रास्ता लेंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने रुपोली को नंबर 1 करने का निर्णय लिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का जो मिजाज है सरकार के गलत रवैये, जो विकास नहीं किए, न्याय नहीं मिले, उसके खिलाफ। वहीं रुपोली से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने आरोप लगाया कि प्रशासन के लोग उनको तंग कर रहे हैं, उनके समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। हालांकि बीमा भारती ने उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। हमारे आदमी को पकड़ के लेके जा रहा है, थाना में बैठा रहा है, कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। तो हम वही प्रशासन से आग्रह करेंगे, इस तरह से मत कीजिए, एक तरफा मत कीजिए। सब सम्मानित है, सब जो उम्मीदवार है सब एक सम्मान के तरह देखना चाहिए। किसी कार्यकर्ता को आप परेशान कर रहे हैं, किसी को आप मतदान करने के लिए फ्री छोड़ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग से तो कंप्लेंट करे रहे हैं कि इस तरह से जो धंधली हो रहा है इस पर निगरानी ले। चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि हर बूथ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारे जो मतदाता है उसको वोट नहीं गिराने दे रहा है। रात में भी कुछ हुआ था, रात में भी फोर्स आया था तो पूरा घर घेरा हुआ था, और जो है कि हमारा जो कार्यकर्ता उसको भी उठा के ले गया, और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर फोर्स लगा दिया था। तो इसलिए पूरा डिस्टर्ब किया है, लेकिन जनता जो है कि इस बार सजग हो चुका है। कोई टफ नहीं होगा, हर चुनाव जो है ना टफ होता है। हम लोग हर चुनाव लड़े हैं, आज से नहीं, कोई नई चुनाव लड़े हैं, 2000 ईस्वी से लड़ते आ रहे हैं, निर्दलीय से लेके पार्टी से। तो इस बार भी कोई नहीं होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको देखने के लिए। तो बीमा भारती ने तो जीत का कॉन्फिडेंस दिखाया। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, सभी 5 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। अब राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। पौड़ी गढ़वाल की 14 विधानसभा सीटों में से एक बद्रीनाथ सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। राजेंद्र भंडारी अब बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला को कैंडिडेट बनाया है। उत्तराखंड में उपचुनाव वाली दूसरी सीट है मंगलौर। अक्टूबर में बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलौर सीट से बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक निजामुद्दीन को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी ने सिंपैथी फैक्टर का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को टिकट दिया गया है। हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पर एक जनरल कैटेगरी की दरअसल ये सीट है, लेकिन यहां मुस्लिम निर्णायक पोजीशन में है। करीब 1,20,000 वोटर्स में से 52,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद दलित और जाट वोट सबसे बड़ा फैक्टर है और यही वजह है कि बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को फिर से मैदान में उतारा और जीत का कॉन्फिडेंस बीएसपी माफ कीजिएगा दिखा रही है।
चुनाव आयोग की कैटेगरी अति संवेदनशील कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं, लेकिन 8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मंगलौर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान जमकर बवाल भी हुआ। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव से दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सुबह करीब 9 बजे वोटिंग के दौरान यह घटना घटी। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन अपने घायल समर्थक को भीड़ से बीच से निकालकर ले गए और अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 5 लोग घायल हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब किस तरीके से अस्पताल ले जाया गया घायल व्यक्ति को और वहां पर भीड़ के बीच में से निकाला गया और जिस तरीके की हिंसा हुई है उसमें 5 लोगों की घायल होने की सूचना मिली है। ऐसे में पुलिस वहां पर मौके पर इकट्ठा हुई, पुलिस ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह हिंसा, ये घटना जिस तरीके से वहां पर हुई है, जो झड़प दो पक्षों के बीच में आपस में हुई है, उससे जाहिर तौर पर उत्तराखंड में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड में भी चुनाव के बीच में हिंसा की खबर सामने आई। वहीं मंगलौर हिंसा पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आतंकित किया जा रहा है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से मतदाताओं को कभी डराया जाएगा, आतंकित किया जाएगा। दूसरे जगह से भी इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही है। लिबरहेड़ी में जो लोग घायल हुए उनको कोई उठाने वाला, अस्पताल लेके जाने वाला नहीं है। प्रशासन, तंत्र, पुलिस गायब हो गई वहां से और हमारे उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन जी को उनको लेकर के अस्पताल आना पड़ा। और दूसरे स्थानों से भी इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही है। लाठियां भाजी जा रही हैं ताकि कांग्रेस को मत देने वाले लोग डरे, उनको आतंकित किया जा रहा है। तो गोलियां चली और गोली चलाई गई और अब भी मतदाता को कोई वहाँ आश्वस्त करने को तैयार नहीं है। लोग मतदान करना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं। किस तरह का डर, किस तरह का भय कि ये हो रहा है? जिला प्रशासन ये जानबूझ करके प्रशासन तंत्र के तय से इस तरीके का भय का वातावरण बनाया जा रहा है। और शोएब रजा इस वक्त मंगलौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरीके से तनाव वहां पर देखने को मिल रहा है, वहां पर ऐसी घटना क्या पहले भी कभी हुई है? ये पहली बार ये देखा गया क्योंकि चुनाव के बीच में हिंसा हो रही है और हरीश रावत ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। देखिए गोनिका, अमूमन उत्तराखंड में इस तरह के जो वारदातें हैं चुनाव के दौरान नहीं होती, लेकिन इस सीट की अगर भौगोलिक स्थिति को आप देखें तो आपको नजर आएगा कि मुजफ्फरनगर की जो बुरकाजी विधानसभा है बिल्कुल उससे सटी हुई ये सीट है। यानी कि जब मुजफ्फरनगर से आप जाते हैं हरिद्वार तो बीच में मंगलौर जो शहर है वो पड़ता है, उसी के नाम से ये विधानसभा जानी जाती है। तो यहाँ मुस्लिम और दलित जो फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बसपा ने यहाँ से जीत हासिल की थी, उससे पहले कांग्रेस जीती थी, उससे पहले बसपा तो बसपा और कांग्रेस यहाँ रिपीट करती रही है। अब शरबत करीम जो अंसारी है उनकी क्योंकि मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था, उसके बाद अब उपचुनाव यहाँ हो रहा है। तो काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है और शरबत करीम के जो बेटे हैं उबैदुर रहमान, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर हम ये देखते रहे हैं कि चुनाव के दौरान बाहरी होने का जो मुद्दा है कांग्रेस वहां से उठाती रही है। और जिस घटना का आप जिक्र कर रही है हिंसा का, तो ये सुबह चूंकि 9 साढ़े 9 बजे के वक्त की थी, लिबरेडी जो गांव है वहां पर, लेकिन उसको उसके बाद संभाल लिया गया। पुलिस ने कहा कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो मंगलौर में हो रहा है। दूसरी जो बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है गोनिका, वहां बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव है, जो मतदान है वो हो रहा है। तो मंगलौर हो या बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की बात करते हैं, जरूर है कि मंगलौर में ज्यादा वोटिंग है इस वक्त तक। बद्रीनाथ अगर सीट की बात करते हैं तो वहां कम परसेंटेज है। मंगलौर में जो परसेंटेज है वो 50 को भी पार कर चुका है अब तक के मतदान का। तो दोनों ही सीट पर, क्योंकि बीजेपी की सीट दोनों नहीं थी 2022 में, मंगलौर को बसपा ने जीता था और बद्रीनाथ को कांग्रेस ने जीता था, लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट या विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ी लोकसभा चुनाव के दौरान, राजेंद्र भंडारी, और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनका अगर इतिहास आप देखें तो वो कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। इसीलिए अब उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी की उम्मीद है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी उनके साथ आए हैं, तो बद्रीनाथ में शायद उनको जीत मिल जाए, वो इस उम्मीद में दोनों सीटों पर नजर बनी हुई है शोएब, लेकिन खास तौर पर मंगलौर सीट पर, क्योंकि जिस तरीके से वहां आपने बताया कि दलित और मुस्लिम फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है, ऐसे में देखना होगा कि अब बीएसपी
फिर से वो सीट जीत जाएगी या फिर इस बार वो सीट कांग्रेस या बीजेपी के खाते में जाएगी। अब ले चलते हैं आपको एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां सीएम सुक्खू की अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और अब उपचुनाव ने कांग्रेस का तनाव बढ़ा दिया। हिमाचल की 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई थी। तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया था और बाद में बीजेपी की ही सदस्यता ले ली थी। सीएम सुक्खू ने इस उपचुनाव में अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से मैदान में उतारा। कमलेश ठाकुर का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट होशियार सिंह से हो रहा है, तो वहीं हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा और कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा के बीच फाइट कड़ी है। नालागढ़ में बीजेपी ने केएल ठाकुर को मैदान में उतारा है, उनका मुकाबला कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा से है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव बेहद अहम है। कांग्रेस के पास 38 विधायकों का समर्थन है, बीजेपी के पास 27 विधायकों का सपोर्ट है। अगर कांग्रेस तीनों सीटें जीत जाती है तो उसकी और मजबूत स्थिति हिमाचल में हो जाएगी, लेकिन अगर बीजेपी इन तीनों सीटों को जीत जाती है तो बीजेपी अपना नंबर 30 तक लेकर चली जाएगी। ऐसे में इन 3 सीटों पर हिमाचल में बहुत ज्यादा नजर बनी हुई है। जयराम ठाकुर को भरोसा है कि तीनों सीटों पर जीत मिलेगी। जयराम ठाकुर का क्या कहना है? उनका कहना है कि सरकार के दबाव और तनाव के बीच ये चुनाव हो रहा है। सुनिए उनकी पूरी बात। हम आश्वस्त हैं, सरकार के दबाव के बावजूद भी हम ये चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान हमने देखा है जो उपचुनाव 3 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, सरकार ने इतना दबाव डाला, इतना तनाव के माहौल में ये चुनाव हुए। जो मतदाता हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, सबका जीना दूभर कर दिया। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ, कर्मचारी के परिवार से जुड़ा हुआ, किसी दुकानदार से जुड़ा हुआ मिलता था और उनको एक एक को चुन चुन करके धमकियां दी गई और उनको एक एक को परेशान किया। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा के चुनाव ने यह साबित करके दिखाया है। और इसी खबर पर पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, 3 सीटों पर नजर बनी हुई है। अगर ये 3 सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस का पल्ला भारी हो जाएगा, बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी भी थोड़ी बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर आ जाएगी। ऐसे में क्या लग रहा है इन तीनों सीटों पर? और जिस तरीके से जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि दबाव है, क्या दबाव है? क्योंकि लोकसभा में तो चारों की चारों सीटें बीजेपी नहीं जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल गोनिका, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि देहरा जो विधानसभा सीट है, सबसे पहले वो अग्नि परीक्षा है वहां के सीएम के लिए। जाहिर तौर पर क्योंकि उनकी अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर जो है वो चुनाव मैदान में है, इसलिए जो कांग्रेस है उसके लिए ये अग्नि परीक्षा है, खासकर पे सुखविंदर सुक्खू के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। अगर अभी तक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, चाहे वो नालागढ़ हो, देहरा हो या हमीरपुर हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट है तो वो देहरा की बनी हुई है। और अगर तीनों सीटें जो है बीजेपी वहां पर जीती है तो ऑब्वियसली बीजेपी जो है मजबूत स्थिति में आ जाएगी। और जिस तरह से राज्यसभा के चुनावों के समय कितनी उठक पटक देखने को मिली, उसके बाद बीजेपी लगातार ये दबाव बना रही थी कि कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अब उनकी पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में है और जाहिर तौर पर इस समय सुखविंदर सुक्खू के लिए जरूर ये परीक्षा की घड़ी है, अग्नि परीक्षा है उनके लिए अपने आप को साबित करने की, क्योंकि राज्यसभा चुनावों के दौरान उनको मुंह की खानी पड़ी थी। जी गोनिका। बिल्कुल पुनीत, लगातार नजर बनी हुई है हिमाचल की इन सीटों पर, लेकिन खास तौर पर देहरा सीट, क्योंकि वहां पर सीएम सुक्खू की खुद की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। अब बात पंजाब की करते हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब सभी की नजरें जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर टिकी हैं। इस सीट पर भी वोटिंग जारी है। ये चुनाव सीएम भगवंत मान के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होगा, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीत पाई है। इस सीट पर चुनाव आप विधायक शीतल अंगुरल के इस्तीफे के बाद हो रहा है। जालंधर पश्चिम सीट पर 15 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। बीजेपी ने शीतल अंगुराल को कैंडिडेट बनाया, जबकि कांग्रेस ने सुरिंदर कौर और आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत मैदान में उतारा है। तो ऐसे में पुनीत, लगातार अब पंजाब सीट भी ये भगवंत मान के लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि बीजेपी की कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से वहां पर सत्ता में काबिज है, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में। ऐसे में इस सीट पर कितनी उम्मीद है आम आदमी पार्टी को?
देखिए, ये जाहिर तौर पर ये भगवंत मान के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। सुखविंदर सुक्खू के लिए तो हिमाचल में है ही, लेकिन यहाँ पर भी जो एक सीट पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि शीतल अंगराल जो है वो पहले आम आदमी पार्टी के ही वहां से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद बीजेपी ने उनको टिकट दिया वहां से, और वहां पर उनका जो मुकाबला है वो 3 जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ है। हालांकि वहां पर टक्कर जो है वो कांटे की है। हालांकि बीजेपी भले ही पंजाब में सीटें ना जीत पाई हो, लेकिन 18% वोट शेयर जरूर पंजाब में लिया है, जो कि तीसरे नंबर की पार्टी वहां पर बन गई है। और अकाली दल जो कि काफी पुरानी पार्टी है पंजाब में, वो चौथे नंबर पर चली गई है। तो ये एक चौंकाने वाली बात जरूर है, और ऐसे में शीतल अंगराल जो है अभी तक वहां पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो लगातार पिछले कई दिनों से वहीं पर कैंप किए हुए हैं। बाकायदा एक वहां पर उन्होंने घर खरीदा है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि अब मैं यहीं रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा, जिस तरह से चुनावी दावे जो है वो किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये नाक का सवाल जो है भगवंत मान के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि 13-0 का उन्होंने नारा दिया था, लेकिन सिर्फ 3 सीटें आई। उसके बाद उनके ऊपर जो है एक सवालिया निशान लग गया कि क्या वजह है कि इतनी जल्दी, क्योंकि अभी सिर्फ 2.5 साल ही हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में, और इससे में इतनी जल्दी जो है ग्राफ जो है नीचे आना और सिर्फ 3 सीटें पे ही सिमट जाना कहीं ना कहीं चिंता की बात है आम आदमी पार्टी के लिए। और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री डेरा जमाए हुए हैं जलंधर वेस्ट के अंदर, और एक सीट के लिए ही वो लगातार दिन रात मेहनत भी वहां से कर रहे हैं। देखिए पुनीत, बिल्कुल हालात ऐसे हो गए हैं, मुख्यमंत्री की हालत ऐसी हो गई कि एक सीट के लिए भी उन्हें किस तरीके से वहां पर डेरा जमाना पड़ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर ये भगवंत मान के लिए अब साख का सवाल है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पुनीत, ओंकार, इसके साथ साथ शोएब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।